वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं हिंदी नाटक जो कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसके बारे में बताऊंगी। यह यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूजीसी एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यदि आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अंतर्गत आने वाली सभी कहानी, उपन्यास, नाटक और अन्य गद्य विधाएं की समीक्षा एवं उससे जुड़ी हुई अन्य भी विषय का वीडियो देखने का हमारे चैनल से जुड़े देखने के लिए चैनल में सभी की प्लेलिस्ट बनाया गया है। यदि आप वहां जाकर देख सकते हैं। अन्य किसी भी विषय में वीडियो पाने के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी अपना आवश्यकता लिखकर मुझे भेज सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी मांग के अनुसार विषय पर वीडियो तैयार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चलिए ध्रुव स्वामी नाटक के बारे में जानते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। यह नाटक कितने अंकों में विभक्त है? 3 अंकों में विभक्त है। यह इसका प्रकाशन वर्ष और कितने अंकों में विभक्त है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्र प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विवाह कैसे? जब स्त्री ध्रुव स्वामी का एक बार विवाह हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके भाई चंद्रगुप्त से उसका विवाह होता है। साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्र भी मिलता है। विषय क्या है? विषय वस्तु यह समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ का गहन विचार किया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, यह ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार और समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत ही शीघ्र अभारतीय कह देते हैं। किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तत्कालीन कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं, इसलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसे होना होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करेंगे। किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका है या जिस घटना के घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। तो यह थी जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है ध्रुव स्वामी, उसमें उसकी भूमिका में लिखी गई बात है प्रसाद जी की। आगे हम पात्र को देखेंगे। तो प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र यह नारी केंद्रित है, तो इसमें ध्रुव स्वामी है, रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। यह दृढ़ एवं साहसी स्त्री पात्र है। परिस्थितिवश वह जरूर कमजोर पड़ती है पर हौसला नहीं हारती है। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियमों को से तीखा प्रश्न करती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती है। दूसरी पात्र कौन है? मंदाकिनी, नाटक की सजीव पात्र जो अपने ही तीखे प्रश्नों से स्त्री की जो व्यथा है उसको सामने रखती है। वह भी धर्म के नियामक है, पुरोहित से बने किसी भी डर भय के सीधे प्रश्न पूछती है। मतलब वो डरती नहीं है, वो सीधे प्रश्न पूछती है जो पुरोहित है उनसे। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। तीसरी पात्र कौन है? कोमा, सकराज की प्रेमिका जो उसे छोड़ देती है। कोमा स्वाभिमानी है, सकराज से कहती है कि राजनीतिक का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता है। अंत में वह सकराज का शव लेने आती है। चंद्रगुप्त है, गुप्त साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है। रामगुप्त का भाई, परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। सकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुव स्वामी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। रामगुप्त है, गुप्त साम्राज्य का शासक जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद भी छल कपट से राजा बन जाता है। विलासी प्रवृत्ति का है, प्रवृत्ति के साथ ही घोर कायर पात्र जो युद्ध से बचने हेतु अपनी पत्नी को शत्रु को सौंपता है। शिखर स्वामी है, रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का क्या है? अमात्य, राष्ट्र रक्षा
का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन, या यूँ कहें कि रामगुप्त के निर्णय को धर्म नीति की आड़ में सही बताने वाला यह अवसरवादी कुटीर, धूर्त एवं अयोग्य आमत्य है, पुरोहित है, एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भी भय नहीं है। सकराज है स्वार्थी एवं विलासी प्रवृत्ति का शासन ध्रुव स्वामी की चाह रखता है, स्त्री को महज वस्तु समझता है, भाग्यवादी है एवं मंगल अमंगल पर विश्वास रखता है। खिंगल है रामगुप्त के यहाँ सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला है। मिहिर देव है कोमा में पिता एवं साम्राज्य में आचार्य, यह धार्मिक एवं नैतिक है। गौण पात्र है कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, प्रतिहारी है समंत कुमार, खड़ग धारणी, सकराज, सक समांत, दासी, नर्तकियां आदि। विशेष क्या है तो रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल नाट्य कृति है। गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृतनिष्ठ एवं व्यवहारपरक भाषा का प्रयोग किया है। इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है। इसमें नाटकीय तत्वों का सर्वांगीण विकास हुआ है। कथासार क्या है तो यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। पहला अंक क्या है देखिए, नाटक का प्रारंभ ध्रुव स्वामी और खटकधारणी के वार्तालाप से हुआ है। नाटक के इसी अंश में प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट जो रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी थी, रामगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया था, किंतु रामगुप्त ने छल और कपट को न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है, वह डरपोक है। शक सम्राट की संधि इसमें उससे ध्रुव स्वामी मांगे गई थी, उसने देने का निर्णय कर लिया था। विवाह को अस्वीकार करते हुए वह कहता है कि आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्र को बोझ वह क्यों उठाए। ध्रुव स्वामी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वह युद्ध के डर से उसे सकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए भी स्वयं सकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुव स्वामी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती है, वह स्वयं भी साथ जाती है। दूसरा अंक में क्या है, इस अंक का प्रारंभ कोमा के साथ हुआ है। वह भी एक व्यथित नारी है, क्योंकि उसका भी प्रेमी सकराज विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला सकराज स्त्री को भोग्य और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता है। अपने आवेश में सकराज आचार्य मिहिर देव का अपमान करता है। यह पूरा प्रकरण सकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। तीसरा अंक क्या है, तीसरे अंक पूर्व के दोनों अंकों में उद्घाटित समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। इस अंक में ध्रुव स्वामी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है, क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मारा गया और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक का समाप्त होता है। प्रमुख उदाहरण देखते हैं तो पहला अंक में क्या उदाहरण है, जैसे लिखा है, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। कौन कहता है? शिखर स्वामी। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता का जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद का धूल उड़ती है। मंदाकिनी का कथन है, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश से यह दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। चंद्रगुप्त अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मुझे निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। ध्रुव स्वामी का कथन है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो छू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में संध्याकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ध्रुव स्वामी का कथन है। दूसरे अंक में है कि यौवन तेरी चंचल छाया, किसकी कथन है? कोमा का।
छल का बहिरंग सुंदर होता है। मिहिर देव का कथन है, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। कोमा का कथन है, सकरात से कहती है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। किसका कथन है? सकरात का। राजनीति की मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीतिक के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। मिहिर देव का कथन है, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। ध्रुव शामनी का कथन है। तृतीय अंक क्या है इसमें? देखिए किसका कथन क्या है। पुरोहित जी, मैं राजनीतिक नहीं जानती हूँ, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेव की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। ध्रुव स्वामी का कथन है, पुरोहित से कहती है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि का कालिमा चढ़ा देता है। चंद्रगुप्त का कथन है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों की दास्युवृत्ति ने ही उन्हें लूट लिया है। मंदाकिनी का कथन है, दास्युवृत्ति मतलब दास प्रवृत्ति, जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते हैं, जिससे वे स्त्रियां अपनी ही आपत्ति में अवलंब मांग सके। मंदाकिनी का कथन है। तो यह थी मित्रों आज की वीडियो ध्रुव स्वामी नाटक के ऊपर, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह नाटक यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो शॉर्ट नोट बताया गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।